बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम। नाज़रीन, पाकिस्तान का सच क्या है अब तो आवाम बखूबी जानना शुरू हो गई है, लेकिन आज के सच के हवाले से जो खबरों में हमारे सामने गर्दिश कर रहा है उस पर बात करेंगे। जनाब असद खरल साहब होंगे हमारे साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार नुसरत मिर्ज़ा साहब होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार, और माहिर कानून अतीक़ुर रसूल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। आज के जो इशूज़ हैं, जो हेडलाइंस हैं, कह लीजिए जो सेगमेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे थे। बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के कुछ बयानात हैं। बड़े मियाँ साहब फरमाते हैं कि लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया और झूठे मुकदमात में सज़ा दी गई। गुज़श्ता रोज़ भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत सी बातें करके गए, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने की बात, उन्होंने कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार भी बेनकाब हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि इन किरदारों को मज़ीद बेनकाब भी किया जाए। छोटे मियाँ साहब यानी साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि PTI आम इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश कर रही है। बहरहाल कैसे कर रही है और क्यों कर रही है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं PTI को या फिर दीगर जमातों को, उसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे उस चीज़ की जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से भुगत रहा है, यानी दहशत गर्दी। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान ने माली नुकसान उठाया बल्कि इसमें जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठा चुका है। लेकिन जो वज़ीर आज़म है इस वक्त, निगरान वज़ीर आज़म, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत चुका है। इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। गुज़श्ता रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने कहा कि इसमें नुकसान दोनों अतराफ़ का होगा, लेकिन बिल आखिर जीत हमारी है, जीत हम चुके हैं, लेकिन इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो उसका ऐलान कब होगा और इस जीत का जो रंग है वो आवाम कैसे देखेगी, और ये कौन सी जंग है जो 75 साल से लड़ी जा रही है, या सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से लड़ी जा रही है, या फिर तालिबान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने नाम नहाद जंग लड़ी उसके नतीजे में जो पाकिस्तान में जंग लड़ी जा रही है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ये वो वाली जंग है। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान में मामलात चल रहे हैं, जो वहाँ सेफ़ हेवन्स बनी हुई हैं और वहाँ से मुसलसल पाकिस्तान के इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, और जो बेस है वो अफ़गानिस्तान में, तो उस पर बाकायदा अब डिमार्च भी किया गया है। और दफ्तर ख़ारजा ने बाकायदा पाकिस्तान ने DI हमले के हवाले से, DI खान हमले के हवाले से अफ़गान हुक्काम को सबूत फ़राहम किए हैं। इससे कबल हम भारत की तरफ से जो कुछ होता रहा उनको भी सबूत फ़राहम करते रहे, लेकिन अब इस वक्त मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ ख़ासे कशीदा दिखाई देते हैं। पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच कह रही हैं TTP के साथ पाकिस्तान कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। TTP समेत दीगर दहशत गर्दों की पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गान हुकाम को इस हवाले से काम करना चाहिए। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, अतीक़ुर रसूल साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, बड़े मियाँ साहब ने कहा कि लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया और झूठे मुकदमात में सज़ा दी गई। मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया। वो कहते हैं पनामा में बनता नहीं था, इसलिए शायद इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार भी बेनकाब हो चुके हैं, अब उनको सज़ा देनी चाहिए। वो कहते हैं कि 6 साल मैं सोचता रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मिर्ज़ा साहब, 6 साल सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, तो कौन थे वो लोग जिन्होंने इनको निशाना बनाया और उसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वो कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान हुआ और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को नुकसान हुआ। ये महंगाई वगैरह सभी उसी वजह से हो रही, क्योंकि उनके दौर में तो रोटी पेट्रोल सभी कुछ सस्ता था। देखिए, बात जो आप कर रहे हैं वो पहले तो ये बात कर लीजिए, पनामा वाली बात हम कर लेते हैं। जी जी। कि ये जो उनको सज़ा मिली है कि जो अकामा के ऊपर, अकामा के माने ये हैं कि रेजिडेंट परमिट के मतलब ये है कि आप वहाँ पर आपका मुलाजिम होना ज़रूरी है, और वहाँ पर आपका फिर जब मुलाजिम आप हो जाते हैं तो आपको अकाउंट खोल सकते हैं, आप पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चाहें। तो जो सज़ा उनको दी गई है वो ये, आप पहले तो ये जवाब दें नवाज शरीफ साहब कि भाई आप वज़ीर आज़म होते हुए अपने बेटे के नौकर कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो ये है। और इकामा लेना आप क्यों चाहते हैं, एक वज़ीर आज़म क्यों इकामा चाहता है, वो तो वैसे ही सब कुछ कर सकता है। तो आपका ये बताते खुद अमल इस बात की निशानदेही करता है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उससे। और ये इकामा की जो बुनियादी बात है ये आम तौर पर लोग समझते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम वहाँ रहे हैं तो हमें ये बात मालूम है कि जब ये मामला होता है तो आपके पास दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप जो भी आप करना चाहें ला सकते हैं, ले जा सकते हैं।
तो मियाँ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि बहुत से लोग इस बात को समझते भी हैं, और जब आप ये बातें करते हैं तो ये बात कुछ लोगों के जो आम आदमी है वो तो मुमकिन है समझ ले, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको तो समझ में आती है ना कि ये कामा, पहले तो ये तौहीन है कि एक आदमी अपने बेटे का मुलाजिम बने जो वज़ीर आज़म है, और मुलाजिम बनने के बाद में अकाउंट खुलवाए। अब अगर क्या आपने अकाउंट नहीं खुलवाया होता, सिर्फ मुलाजिम होते, तो फिर एक बात थी। अकाउंट इसलिए खुलवाया कि बैंक का जो पैसे जो ट्रांसफ़र होंगे आपकी तनख्वाह जो है वो आपके उसमें अकाउंट में होगी। जब उसमें अकाउंट में आपकी तनख्वाह भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो फिर आपने अकाउंट क्यों खुलवाया? तो बात ये है, सीधी सी बात है ये कि ये बात जो मनी जो ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट आपने खुलवाया, जो कि आप जहाँ से पैसे जाते थे वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देते थे, और फिर इसके बाद में जो आप लंदन में जो आपका ये तो आप कोई अज़हर में शम्स है तो भाई आपके वहाँ पर फ्लैट तो है ना, अब वो फ्लैट किस पैसों से बने उसकी आप मनी टेल नहीं दे सके। तो अब ये जो बातें हम मियाँ साहब कर रहे हैं, बहुत सादा आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन सादगी की भी कोई इंतहा होती है कि भाई इस कदर अजीब बातें आप कर रहे हैं जिससे कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी को पता ही नहीं है कि आपने ये अकाउंट क्यों खुलवाया। बिल्कुल, गालिब ने कहा है सादगी पे कौन न मर जाए गालिब, ये वो वाली सादगी है गालिबन। हाँ। असद खरल साहब आपकी तरफ आते हैं। जी आपकी तरफ आते हैं। मिर्ज़ा साहब वापस भी आते हैं, छोटे मियाँ साहब की भी बातें हैं, ज़रा असद खरल साहब से भी थोड़ी सी राय ले लें। असद खरल साहब, आप क्या कहते हैं? लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, झूठे मुकदमात में सजा दी गई, वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह फिर वैसे ही अफसाना है? देखिए, अभी नुसरत मिर्जा साहब ने बड़ी डिटेल से महल काफी इसमें बता दिया। मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब बेसिकली एक आईनी अदालत से तो बरी हो चुके हैं, लेकिन अवामी अदालत से बरी नहीं हुए। अवाम उनको बरी नहीं कर रही। आज की उनकी जो स्पीच थी, आज की उनको जो गुफ्तगू थी, वो बेसिकली उनका अपना मजलूमियत का रोना रोने की कोशिश की और अवाम से हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज इंतकाम या हिसाब जो है उसकी बात नहीं की उन्होंने। इन लोगों को इंतकाम जो है उनसे लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, या उन लोगों का हिसाब होना चाहिए, ये इस तरह की बातें आज नहीं की। उनका जो बयानिया है वो काफी तब्दील नजर आया। अच्छा, उससे फिर दूसरा बात यह कि उस स्पीच के अंदर कोई ऐसा उन्होंने कोई फार्मूला पेश नहीं किया कि अगर चौथी मरतबा भी उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा तो वो कौन सा ऐसा मार्का है, कौन सा ऐसा विजन है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को वो कोई बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। कोई एजेंडा नहीं दिया, कोई मंशूर नहीं दिया अपना, सवाए रोने धोने के। जहां तक मामला आपने कहा मनी ट्रेल का सारा, मुझे ये बताएं कि कोई छोटा मुल्क भी अगर हो तो क्या उसका वजीर आजम जो है किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो मुलाजम किसी कंपनी का हो सकता है? क्योंकि ये उसके हलफ की भी रूबरदानी है और उसके साथ साथ उस मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। उस मुल्क की खुद मुख्तारी, उस मुल्क की इंटेग्रिटी जो है उस हवाले से हर तरीके से उसकी इज्जत तकरीम और उस ओहदे की इज्जत और तकरीम जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। देखिए, अकामा लेना क्यों जरूरी है? क्या अकामा तो वो बंदा लेता है जिसको वहां पे मेहनत मजदूरी करनी होती है, कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है या मजबूरी होती है कि उसने आना जाना है, सफर करना है। नवाज शरीफ साहब को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वज़ीर आज़म थे, डिप्लोमेट पासपोर्ट था उनके पास। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसका मकसद, इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन ये थी कि वो पैसा कि जो कि इल गॉटन या इलीगल तरीके से, इलीगल मीन से बनाया गया, उन अकाउंट के, मुझे ये बताएं, वैसे भी आम तौर पर अगर हमारे मशरकी रवायात को देखा जाए, पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, नॉर्म को देखा जाए, तो कभी ये तस्वर भी हुआ कि आम भी, ये तो वज़ीर आज़म था ना, कि आम जो बंदा बेरोजगार भी हो, वालिद उसको बेटा अपना मुलाजम रख रहा हो, कभी ऐसे सुना है आपने? तो इसका क्या इंटेंशन क्या थी? ये कोई ऐसे नहीं हो गया। ठीक है, उनको बरीयत मिल रही है अदालतों से, उनको पहले भी उनको इंसाफ इस तरीके से ही उनकी मर्जी से चीजें होती रही हैं और कभी भी उनका इंसाफ नहीं हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ताकतवर जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ जो है कानून का शिकंजा जो है वो उस तरीके से नहीं कसा गया या उनको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया गया, उनसे रिकवरियां नहीं की गई, उनके केसेस में उनको सजाएं नहीं दी गई। तो ये नवाज शरीफ के अलावा भी जो बड़े शराफिया रूलिंग एलीट के जो लोग हैं, दीगर पार्टियों के या इस तरह ताकतवर जो शराफिया है, तो मामला यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की आज की जो उनकी गुफ्तगू थी, बेसिकली एक कौम से खिताब की तरह उन्होंने एडवांस एक जिस टाइप का एक प्राइम मिनिस्टर का खिताब होता है कौम से,
उस टाइप का एक जैसर बना के जो उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, ठीक। लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कोई जो कि दिल को लगे या जिसकी वजह से कोई अवाम जो है कोई बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी या अवामी जो है मामला जो है तब्दील होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इलेक्शन तखरीर तो आपका यकीनी हकायत या आपके हवाले से जो पॉपुलरिटी ग्राफ है, जो सर्वेज है, वो आपको वोट अवाम कितना दे रहे हैं या जो आप सादा अक्सरियत की बात कर रहे हैं वो तो अवाम में हल्कों में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। जितने आपने बजा फरमाया असद खरल साहब, ये सियासी बयानिया है जो कि बनाने की कोशिश की जा रही है और आवाम की एम्पैथी सिंपैथीज इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शिकवे शिकायतें जो हैं ये बड़े मानी खेज हैं और बहरहाल अपीलिंग तो नहीं है इनकी इस वक्त सारी जो इलेक्शन कैंपेन है। बहरहाल फिर भी इनकी इलेक्शन कैंपेन है जारी है। अतीक रसूल साहब माहिर कानून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। कानून से बड़ी शिकायतें हैं मियाँ साहब को और साथ ही साथ मियाँ साहब माजी के हवाले से भी शिकवे शिकायतें करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त जो भी बात हो रही है, पीएम किसी मुल्क में नौकर हो सकता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में नौकर हो सकता है, अपने बेटे से तनख्वाह ले सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी की चूँकि बात हो रही है तो मैंने पढ़ा था कि माजी कभी नहीं मरता, तो ये जो माजी है इनका ये कभी नहीं मरेगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से इनके सामने आता ही रहेगा। जो दूसरी बात है आपकी, आप देखें किसी भी छोटे से छोटे ओहदे का जब कभी आप हल्फ लेते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है वो जब आप ज्वाइन करते हैं किसी ओहदे पर, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जो उनका ऑफ़र लेटर है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके साथ बाकी जो जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आपका प्राइमरी जो फोकस होता है वो आपकी जॉब होती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। ये किसी छोटे इदारे की मैं बात कर रहा हूँ। चाहिए जाए कि आप एक सॉवरन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जा रहे हों और आप वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठ रहे हों और वहाँ बैठकर आप किसी जगह पर किसी छोटे से एक अकामे या किसी छोटी सी जगह पर आप मुलाजमत कर रहे हों। वहाँ पर आप एक तरफ आप एक मुल्क है इतना बड़ा, आप उसके वज़ारत उज़्मा की सीट आप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक छोटी सी जगह पर मुलाजमत भी कर रहे हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप इसको चाहे इखलाकी तौर पर देखें, चाहे आप इसको कानूनी तौर पर देखें, चाहे आप एक शख्स की गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच है उसको देखें, ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आएगा कि ये एक, मैं समझता हूँ कि उस वक्त इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ इनकी तरफ से ज़्यादती की गई थी। बाकी जहाँ तक बात है, देखें लीगल इम्प्लीकेशंस है, जब आपके ख़िलाफ़ कोई लीगल जो है वो केस चलता है तो उसमें डेफिनेटली उसमें एविडेंसेस भी आते हैं, उसमें सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसमें देखा यह जाता है कि आप जिस जगह पर जो सीट इंजॉय कर रहे थे, क्या उसमें उसके हवाले से आपने तमाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ और जो तमाम आपके फ़राइज़ थे वो आपने पूरे किए हैं या नहीं। और वो सारी चीज़ें जब सामने आई तो अल्टीमेटली फिर इसका डिसीजन भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो आ गया। अब बाकी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब जो वही कोर्ट है जिसने इनको इजाज़त दी थी ये बाहर जाके बैठे रहे, वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने इनको इजाज़त दी, इनकी बेल ग्रांट की, वही इनको बरियत भी कर रही हैं और इसी तरह की ही कोर्ट्स थी जिन्होंने इन्हें कन्विक्ट किया था। तो ये कभी उस तरह का सिलसिला था, आज किसी और सिमत में चल रहा है। तो ये हमारे तो आपको पता है कभी बात मुखालिफ होती है, कभी जो है वो इनके हक़ में चलना शुरू हो जाती है। तो आजकल इनका शायद मौसम है। ठीक, अतीक रहमान साहब, असद खरल साहब की तरफ चलते हैं और ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। छोटे मियाँ साहब की बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और जो पिछली हुकूमत रही, जो PDM की हुकूमत रही 9 महीने की, उसमें जो कुछ हुआ उसके करता धरता शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि PTI आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। असद खरल साहब, क्यों और कैसे? इसके बेनिफिशरी PTI कैसे हो सकती है? देखिए, अभी जो सूरत हाल चल रही है आपके सामने है और उसके मुताबिक जो है कि जितने भी सर्वेज आए हैं, इवन के मुबैना तौर पर नून लीग ने गैर मुल्की जो फार्म हायर की थी उसके जो सर्वे आए हैं वो भी इंतहाई मायूस कौन है और नून लीग जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक अपसेट उसको करार दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने दावा किया था कि पंजाब की कौमी असम्बली की जो 141 में से 125 से 26 नशिस्तें वो हासिल करेंगे। उसके बाद उन्हीं की अपनी जो मुबैना तौर पर हायर की गई जो फर्म है उसके जो मुबैना नताइज जो सामने आए हैं उसके मुताबिक 90 सीटें वो जाहिर की गई हैं कि नून लीग को मिल सकती हैं कौमी असम्बली की, 60 सेंट्रल पंजाब से और 30 साउथ पंजाब से। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने 126 के दावे से 100 सीटों के दावे पर आगे वापस। अब मामला ये है कि जो ये सूरत हाल आ रही है सामने जो कि इनके दावे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल जितने भी सर्वे आए हैं वो उसका कोई भी टूल ले लें, वो आप ट्विटर के जरिए जाएं, वो आप ग्राउंड पे जाके करें, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए आप कर लें, आप सोशल मीडिया के जरिए कर लें,
किसी भी तरीके से कोई भी पैरामीटर्स अपना लें तो कहीं भी नॉन लीग ऊपर नहीं आ रही और पीटीआई मकबूलियत में उससे हमें सारी पार्टियों से सारे मिला के नताज भी उसके ऊपर खड़ी है। तो जो पार्टी मकबूलियत के हवाले से सबसे ऊपर होगी वो इलेक्शन की ताखीर में क्यों जाएगी, वो क्यों चाहेगी। तो लिहाजा वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बात तो ये है कि बजाय आप अभी तक आप देखें कि नून लीग अपने कौमी या सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के टिकट के फैसले नहीं कर पाई। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको ये थ्रेट है कि जिसको अगर वो जो लोटे हैं उनको एडजस्ट करते हैं तो उनका पहले भी धड़न तख्ता देख चुके हैं। अब जब पाक और पंजाब में इनकी हुकूमत थी 20 सीटों में से 14 सीटें ये लूज कर गए थे। अब दोबारा अगर ये अपने लोगों को यानी उनको एडजस्ट करते हैं तो इनके जो लोग नून लीग के हैं वो उनके सामने खड़े होने पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये एडजस्टमेंट करते हैं आईपीपी से तो नून लीग के जो वहां पे हल्कों में कैंडिडेट है वो विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है। ये काफ लीग से एडजस्ट करते हैं, वो इनके जो उम्मीदवार हैं वो जो है वो विड्रा होने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर हल्कों में एक आदमी शायद वो विड्रा कर ले। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है इसी वजह से आप देखें ये परेशानी ये है कि अभी तक कौमी और सूबाई असम्बली का आज यानी एक्चुअली एज पर लॉ शेड्यूल आज जारी कर देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, जो कि कल कर देंगे, ये एक आध दिन में कर देंगे। 56 दिन पहले तो करना ही होता है, 8 फरवरी को जब इलेक्शन है। तो अभी ये हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो गई, फाइनलाइज भी हो गई, बाकी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। तो क्या वजह है कि उम्मीदवार भी फाइनल से नहीं हो पा रहे? क्योंकि इनको उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एम्बिगिटीज हैं, सियासी धुंध छाई हुई है। और ये सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, अवाम के लिए भी बड़ी सियासी धुंध छाई हुई है। और हम उम्मीद करें कि जिस तरह से मौसम से ये सर्दी की धुंध कम हुई है, छटी है, अब ये भी जो सियासी धुंध है ये भी इलेक्शन से पहले पहले छट जाएगी। उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन होंगे, बहरहाल इलेक्शन होंगे और कब होंगे, अगर नहीं होंगे तो किसको फ़ायदा होगा, इस सब पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले असद खरल साहब बता रहे थे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल इलेक्शन की बाज़गश्त तो है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं ये तो फरवरी में ही आके मालूम होगा या फिर उससे पहले थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं पीटीआई आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर की तरह पीटीआई मुल्क में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को? नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने बड़े इलेक्शन देखे हैं, इलेक्शन से पहले इस किस्म के माहौल कई बार आपने देखे हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं छोटे मियाँ साहब के इस बयान पर? देखिए, मियाँ साहब वो इस लिहाज से कहना चाहते हैं कि क्योंकि उनको इलेक्शन में जो मौका जो मिलना चाहिए था पीटीआई को वो नहीं मिल रहा है। तो अब वो पीटीआई का तो कोई आदमी खड़ा भी होता है, कोई आदमी पीटीआई का नाम भी लेता है तो पकड़ा जाता है और जेल में जाता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में वो इस सूरत हाल का फ़ायदा, इसके बावजूद भी उनकी शायद स्ट्रेटजी ये हो पीटीआई की कि वो अपने जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दें और जीत जाएं, फिर बाद में वो कोई कानूनी तौर पर वो कोई नई पार्टी बना लें या क्या कर लें, जो इकट्ठे जमा हो जाएं। पार्टी बनाने के लिए तो फिर मौका नहीं है क्योंकि उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। लेकिन यह है कि फिर वो असम्बली के अंदर फिर कोई एक आज़ाद ग्रुप के नाम से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वो उसके पास ये कहने का ये ग्राउंड है कि क्योंकि उनको खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो वो मुलतवी इलेक्शन कराना चाहती है। तो अगर इलेक्शन कराना चाहती है तो आपके लिए आप इलेक्शन मुलतवी न कराएं, क्योंकि आपके हाथ में तो इख्तियार है। आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है वो आपका अपना आदमी है। तो क्यों आप इलेक्शन तो मुलतवी नहीं हो सकते हैं जब तक वो इलेक्शन कमीशन न करे। तो जैसा कि अभी कहा गया कि अब जो तारीख़ें भी मीट नहीं कर रहे हैं, जो उनको आज उसका स्केड्यूल दे देना चाहिए था, जो इंतखाबात के हवाले से जो कौमी असम्बली की सीटों के सिलसिले में वो नहीं दिया। तो अब सवाल ये कि जो गलती देरी हो रही है वो तो आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आपको किसी सूरत में भी यकीनी होना चाहिए कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि पोल भी इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो पोल तो ये वक्ती तौर की बात है। अगर जब ये मैदान में जो लोग निकलेंगे तो फिर वो पोल वोल तो एक तरफ रह जाते हैं, फिर बाद में जो आदमी करता है वो तो वही करता है जो उसके दिल में होता है। लेकिन बशर्ते कि वो इलेक्शन जो हों वो इंसाफ पर मबनी हो, शफाफ हों। अगर वो शफाफ नहीं है तो फिर ये नून लीग बहरहाल वैसे जीत रही है, जो बधाई नजर आ रहा है कि पिया का रुख जो है उस तरफ ही है।
बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब साफ और शफाफ हुए हैं, इस पर मज़ीद भी बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें एम्बिग्यूटी में ही दिखाई देते हैं, कुछ ज़रा फॉगी सी सूरत हाल दिखाई देती है। अतीक रसूल साहब, आप क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि PTI साजिश कर रही है इलेक्शन को मुलतवी करवाने की, लेकिन जिस तरह से असद खलद साहब ने बताया और जो सर्वेज आ रहे हैं और जो सूरत हाल पार्टीज़ की अंदरूनी है, उससे तो कहानी कुछ और दिखाई देती है। कानूनी नुक्ता नज़र से क्या मुमकिन है कि PTI आम इंतखाबात को कैसे मुलतवी करवा सकती है? देखिए, PTI तो खुद अपनी बका की जंग लड़ी है इस वक्त, वो अपने परेशानी में है। उसके तो उनका जो निशान है उनके पार्टी का इस वक्त वो एट स्टेक है। उनके इलेक्शन कमीशन के मामलात जो है वो उनके आपके सामने ही है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनकी लीडरशिप जो है उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उनको तो जो है वो ग्रास रूट पर अगर आप देखें तो वर्किंग का मौका उस तरह से नहीं मिल रहा। जहाँ तक मामलात हैं, आज का जो फैसला बुनियादी तौर पर आया है उसको मद्देनज़र रख के शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी से ना लिया जाए बल्कि जुडिशरी से लिया जाए। इस तरह के मामलात जो है वो इस कन्फ्लिक्ट को लेके बुनियादी तौर पर उनका ये स्टेटमेंट है, लेकिन इससे इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। अदरवाइज़ आप देखें, अभी शेड्यूल आ जाना चाहिए था 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की डेट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड कर चुकी है। इसको कैसे रोका जा सकता है? ऑन द अदर हैंड आप अगर देखें स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, अमीर वकाम साहब ने क्या कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा, इस वक्त PMLN की जो लीडरशिप है वो भी दबे अल्फाज में क्या कह रही है। इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें और दूसरी तरफ जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो क्या बात करिए, इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रख के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन चाह रहा है कि इलेक्शन इस वक्त ना हो। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए कौन तैयार नहीं है। PMLN जिस तरह से चाह रही थी। सॉरी टू कट यू ऑफ, हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, हमारी प्रोडक्शन की तरफ से हमें इशारा किया जा रहा है कि अगले टॉपिक्स की तरफ आए। बहरहाल लेकिन जो बेनिफिशरी है उससे वाज़ेह हो जाता है कि फ़ायदा हो किसको रहा है इन हालात का। तो बहरहाल मज़ीद बात को भी आगे बढ़ाएंगे। अतीक रसूल साहब, क़त्ल कलामी की माजरत, ज़रा आगे चलते हैं। थोड़ा सा दहशत गर्दी के खिलाफ जो जारी जंग है उस पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। उसका वक्त क्या होगा इसका तयन हमने करना है, इसमें नुकसान दोनों अतराफ का होगा, लेकिन बहरहाल जंग हम जीत चुके हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये कौन सी जंग है जो सोवियत यूनियन से जारी है या 1947 से जारी है, ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, या फिर ये जो तालिबान के खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन किया गया अमेरिका में और उसके नतीजे में पाकिस्तान को दहशत गर्दी की जंग का सामना करना पड़ा या दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा? तो इस किस जंग की बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, और किस तरह से हम इस जंग को जीत चुके हैं? देखिए, जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं, तो अब वहाँ से कोई उनको अगर ये इंडिकेशन मिली हो कि भाई ये हम ये बंद करवा देंगे, क्योंकि ये जो एसिड जो है TTP जो एसिड है वो इंडिया का है, अमेरिका का है और NDS का था जो पहले जो NDS थी, तो अब उसके ये लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं। अगर दूसरी बात ये हो सकती है कि इनको जो है मुमकिन है कि तालिबान की हुकूमत ने यकीन दिलाया हो कि साहब हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो क्यों करेंगे? वो हमारे साथ में है नहीं, क्योंकि जो बखुनज़ादा साहब हैं वो कभी पाकिस्तान के जो हमारे राब्ताकार होते हैं या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ काम कर रही होती हैं उनसे कभी मिले नहीं, और उन्होंने जो भी आदमी अपने जो हुकूमत में रखे हैं वो बिल्कुल अलग से हैं। सिर्फ आपका जो एक ग्रुप होता था उस ग्रुप को भी उन्होंने एक साइड लाइन कर दिया है। तो अब बेसिकली मैं नहीं समझता कि ये कोई यकीन दहानी शायद अमेरिका ने इनको कराई है कि साहब हम आपका साथ देंगे, तो वो फिर वो जो साथ होगा वो फिर इसके साथ होगा कि साहब क्या आप कोई यहाँ पे हमको अड्डे दे रहे हैं या आप इनको क्या चीज़ दे रहे हैं उसके बदले में। तो वो बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये बात पसंदीदा नहीं होगी, क्योंकि जो जंग जीतने वाली जो बात ये कर रहे हैं तो यकीन से कह रहे हैं, इसका मतलब है कोई फ़ैसला कहीं पर हुआ है जिसका इशारा ये दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब कि हम जंग जीत चुके हैं। तो अब जंग तो फिर उसी सूरत में जीती जा सकती है जब TTP को हमारे हवाले कर दिया जाए और उनकी एक्टिविटी ख़त्म कर दी जाए, और जो दूसरे एलिमेंट भी हैं जैसे कि बलोच लिबरेशन मूवमेंट्स हैं या कोई और जो 4-5 और इदारे हैं वो सब आपके हवाले कर दिया जाए, तब जंग जीत सकते हैं। अदरवाइज़ तो जंग जीतने के कोई बज़ाहिर जो आसार हैं वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं, ना इम्कान नज़र आ रहा है, ना आसार नज़र आ रहे हैं, ना सूरत हाल ऐसी है। क्योंकि जो रोज़ जो है वो अगर आपकी नाकामी इस बात से वाज़ेह है कि आपके शहर में घुसकर उन्होंने डेरा इस्माइल खां में 25 आदमी शहीद कर दिए फ़ौजी आपके। तो आप बताइए इस वक्त क्या कर रहे थे आप लोग? ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आप लोग क्या कर रहे थे? और वो उसके बाद में आपने चाहे 27 उनके मार दिए,
लेकिन पहले क्यों नहीं मारे? आपको जब पता था कि ये लोग यहाँ छुपे बैठे हुए हैं, तो आपने 25 आदमी की शहादत को कबूल कर लिया इंटेलिजेंस और फेलियर 27 को मार दिया, तो क्या क्या बात होते अच्छी हैं, लगी? इंटेलिजेंस फेलियर भी होते हैं। ये आपको पता है 6th जनरेशन वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉर है। नुसरत मिर्ज़ा साहब ज़रा आगे चलते हैं। थर्मल स्कोप के साथ सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की वीडियोज़ भी जारी की गई हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास, देखिए उनके पास, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ और बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं वाहिद आदमी जो ये बात कह रहा है कि दोहा में इनकी एक खुफिया माहदा हुआ है, और उसी वक्त मैंने कहा था जिस वक्त ये मामला माहदा चल रहा था, और मैंने नहीं कहा, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, वो कहा खुफिया माहदा हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने सारे जो आपने देखा कि जदीद तरीन असला जो है छोड़ के चले गए हैं। पहले वो पाकिस्तान को दे देते थे या किसी फ्रेंडली मुल्क को दे देते थे, जो जब रूस के ख़िलाफ़ बात हुई थी, तो अब इस दफ़ा वो छोड़ के गए हैं और वो हमारे ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अब वो ये भी कर रहे हैं, और साथ साथ में जो अफ़गान तालिबान हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भाई आप इनके बारे में ज़्यादा आप बातें न करें, क्योंकि हमारे दोस्त अच्छा हैं, नुसरत भाई मिर्ज़ा हैं। साहब, ज़रा ठीक प्रोग्राम है। में वक्त कलील है, आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन असद खरल साहब, तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों के हमले में पाक फ़ौज के 23 जवान शहीद हुए। बाकायदा जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल कर ली, द्राबन में हमले की। और सिक्योरिटी हुकाम तो कह रहे हैं कि जो वीडियोज़ आ रही हैं ये मुस्तनद नहीं है। आपके पास क्या इतलात हैं इस बारे में? देखिए, वीडियो तो मुस्तरद होगी या नहीं होगी, लेकिन इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है कि एक ही अटैक के अंदर जो है 25 हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो जाना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। वीडियो मुस्तरद होना या ना होना मेरा ख्याल इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये एक गैर मामूली वाकया है कि जिसमें एक तरफ निगरान वज़ीर आज़म जंग जीतने की खुशखबरियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक एक हमले के अंदर जो हमारे 25-25 जवान जो है उनको शहीद किया जा रहा है। तो ये कौन सी जंग जीतने की वो नवीर सुना रहे हैं? मामला ये है कि ये जो चीजें हैं, जो जिस तरीके से नुसरत मिर्जा साहब ने आइडेंटिफाई किया कि जिस तरीके से हमने, अब देखें, अमेरिका को यहाँ से उनको बाहिफाजत और पुरअमन उनका इनखला यकीनी बनाया, जिसका उस वक्त अमेरिकी सदर ने बरमला एतराफ किया कि पाकिस्तान के बगैर अमेरिका का ये पुरअमन और जो हिफाजत जो इनकलाब वो मुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बदले में हमें वो क्या दे गया कि हमारे जो दुश्मन थे, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे, या जिनका उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, और अमेरिका का असला जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो दानिस्ता वहां पे फेंक गए। बजाय ये कि वो पाक फौज को देते, पाकिस्तान को देते, वो वहां पे दानिस्ता कर गए। उससे पहले भी जब ये अमेरिका अफगान जंग थी, जिसमें हम खामखा में किराए के कातिल बन गए, और उसमें भी आप देखें कि नेटो सप्लाई के दौरान कितना ज्यादा जो असला गोला बारूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया। तो मसला ये है कि अमेरिका जो है वो तो अपने मफादात जो है उसने तो निकाल लिए। पहले भी जवाहरलाल ने जब जो उसका जो सोवियत यूनियन के अंदर जो साथ दिया, उस वक्त भी वो तो निकल गए, लेकिन हमें क्लाशनकोव और इरवन का कट्टर दे के चले गए। तो मामला जिसको हिलरी क्लिंटन जो उसने भी तस्लीम किया। तो मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से ये कैजुअलिटीज हो रही हैं, फौज पर हमले हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि ये जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान दे रहे हैं और बड़ा अपने आप को जो है सेटिस्फाई बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, बड़ी उनको उनके मुताबिक तो सब अच्छा, किसी बात पर तो कॉन्फिडेंस है। सॉरी टू कट यू असद खरल साहब, किसी बात पर तो कॉन्फिडेंस है। जिस तरह नुसरत मिर्ज़ा साहब ने कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। वो कह रहे हैं अभी कुछ वक्त है, बाकी हम बताएंगे। अतीक और रसूल साहब, क्या वजह हो सकती है? और सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, हमारी बात हो रही थी ब्रेक में, टेररिज्म की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, और फिर ये जो टेररिज्म में फ़तेह की बात साहब इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से जो बात हो रही थी उसकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी वाज़ेह कर दी गई है कि वो किसी टेरर एक तो फैलाते हैं, दूसरा उनका टारगेटेड बेसिकली ये भी ऑपरेशन होता है। आप देखें ये जो अभी हमारे 25 जवान जो शहीद हुए हैं उसके ज़रिए उनको वो क्या अचीव करना चाहते थे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और ये जंग
ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर मौजूद थे, बल्कि आपको पता है कि आउटर जो फैक्टर्स हैं वो भी मौजूद थे। स्टेट के अंदर से भी कुछ अनासर हमारे दरमियान भी सराहियत कर चुके थे। इसी तरह जो मुख्तलिफ बाहर से जो गैर रियासती दहशत गर्दी है उसका भी शिकार पाकिस्तान रहा है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उस पर हर्फ लाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको जो है ये ज़ेर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की को ये जो है वो ज़ेर करना चाहते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान ने राह रास्त जो है वो ऑपरेशन किया, राह निजात किया, ज़रब अज़ब किया। इस सारी सूरत हाल के बाद एक वक्त ये था कि हर दूसरे रोज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से खुदकुश धमाका और इस तरह की सूरत हाल होती थी। और अब आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो ग्रेजुअली पाकिस्तान ने जो है वो अपनी अवाम और अपनी अफवाज के ज़रिए ये अचीव ज़रूर किया है कि इस नासूर को जो है बहुत हद तक ख़त्म किया। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें हैं जो जहादी तंजीमों का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रही हैं। तो वो चाहते यही हैं कि इनस्टेबल जो है वो रखा जाए पाकिस्तान को, इसकी जो तरक्की है, इसकी जो बेहतरी है, इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर ज़रब जो है वो लगाई जाए। लेकिन यहाँ पर आप ये सूरत हाल देख लें कि अवाम भी यहाँ पर मुतमईन है इस हवाले से और हमारी अफवाज भी कि सूरत हाल अगर इस तरह की खुदा न खास्ता जिस तरह माजी में आपको 2009, 10, 11 की आपके इल्म में होगी वो रहती तो आज पाकिस्तान के हालात क्या होते। देखना हमने ये है कि क्या हम इस तरह की दहशत गर्दी की जो सरगर्मियाँ हैं उनके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम इस पर जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ओवरऑल। तो ये हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। बाकी दहशत गर्दी का जो मामला है देखें, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर चल रही है। आपका इंडिया कभी भी आपको स्टेबल नहीं देखना चाहता। तालिबान जो है इसी तरह जो पाकिस्तान के एंटी जो फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को बेहतर नहीं देखना चाहती। तो ये तमाम लोग मिल के जो है चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा इस नासूर को जो है वो बढ़ाया जाए। तो इनको जिस तरीके से रोका गया अब तक, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इस हवाले से एक बेहतर स्ट्रेटजी है। ठीक, अदम इस्तेहकाम लाने की काविशें तो हैं दुश्मन की, और इसमें कोई शक नहीं है, वो माशी तौर पर हो, माशरती तौर पर हो, या फिर जो दुनिया के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, उन पर भी लोगों की नज़र है। बहरहाल दुश्मन के तो काम है, हमें अपने काम करने और अपने काम में अब जो लोग हैं उन्हें आगे लाना है ताकि वो कामयाब अमल कर सकें। हमारे नुसरत मिर्ज़ा साहब, हमारे बहुत से सवालात हैं, लेकिन इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल चल रही है, पिछले दिनों हमने देखा कि जो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे थे उनको वापस भेजने का फ़ैसला हुआ और उसके बाद बाकायदा एक थरथली सी मच गई, एक बहुत क्योस की सिचुएशन बन गई। लेकिन अब बहरहाल हमने काफ़ी हद तक उनको वापस भेज दिया है, ये स्ट्रीमलाइन भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे असद करल साहब ने भी बात की, आपने भी बताया कि जब अफ़गानिस्तान से यहाँ से वो फोर्सेस गई हैं तो वो कुछ बाक़ियात गालिबन यहाँ पर छोड़ गई हैं जो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान मिशन पर थीं, क्या कहेंगे? देखिए, एक लिस्ट दी गई है अमेरिका की तरफ से कि इन अफ़गान लोगों को आप ना निकालें। पहले तो उस लिस्ट को देखना चाहिए कि वो क्यों उनको निकालना नहीं चाहता। फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि एक तो बुनियादी तौर पर इसका ऐलान नहीं करना चाहिए था, कोई जो कुछ भी आपको कार्रवाई थी बड़ी खामोशी से करनी चाहिए थी। डिप्लोमेसी की जो है वो आपको वेस्ट का फ्रंट जो है नहीं खोलना चाहिए किसी सूरत में भी। दूसरी बात जो है वो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो आदमी निकालना चाहते हैं वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं। जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी बात नहीं की उन्होंने, और उनसे अब ये कहा है जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कि साहब हम उनको बाइज़्ज़त तौर से वापस लौटाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने जो एक मौक़िफ़ पहले के मौक़िफ़ के मुकाबले में आपका जो मौक़िफ़ है वो ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा सलीकेमंद है। तो अभी तक वो 4000 का फिगर है कि 4000 आदमी गए हैं। कहाँ पर आप ये देख लें कि 30 लाख और कहाँ 4000, तो कोई फिगर नहीं है। तो लेकिन बहुत से लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं, बहुत से लोग इसमें नॉन रजिस्टर्ड हैं। तो जो नॉन रजिस्टर्ड है उनको हम निकालना चाहते हैं, उस ये बात हो रही है। सिर्फ इसको इसलिए इसमें तमीज़ करनी चाहिए कि हम उसमें सबको नहीं निकाल रहे हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं और खामोशी से आए हैं, बगैर परमिट के आए हैं, बगैर उसके आए हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो इस हवाले से एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपको इनके साथ में जो बेहतर सलूक है जो हम करते आए हैं, उस 30 साल की जो हमने इनके साथ में मेहनत की है, इनके ऊपर पैसा भी खर्च किया है, इनको जगह भी दी है, और सारे कारोबार को भी इनके पास चला गया। बहुत सारा कारोबार जो है, जो कराची में आप देख लें बड़ी बड़ी मार्केटें इनके पास हैं, तो जो कपड़ा बेचते हैं वो सारे जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, वो हम सब बातें पे जगह पर हैं।
लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें इसके निकालने का जो तरीका है वो एक बहुत डिसेंट होना चाहिए। जी, प्री प्लानिंग करनी चाहिए, उसके रिएक्शंस को भी देखना चाहिए। बहरहाल ये जो मुलव्वस किरदारों को हवाले करने का जो हमने मुतालबा किया है अफ़गानिस्तान से, ये हम पहले भी करते रहे हैं। आज तक कोई हवाले हुआ क्या? मेरे इतलात में तो नहीं है, और अगर हुआ तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ये कभी भी हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली इनका आइडियोलॉजी यही है कि इस्लाम के नाम पर हमने ये जो अफ़गानिस्तान में जीता, ये भूल जाते हैं कि ये जो कुछ भी इनकी जीत हुई है दोनों दफ़ा, रूस के ख़िलाफ़ भी और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकती थी। और अब भी CIA का आप जितने भी आप डाल लें अफ़गान वार एंड पाकिस्तान, तो वहाँ पर जितने भी CIA के FBI के लोग हैं वो ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे, किसी भी TV चैनल को बयान देते हुए, CNN को देते हुए या स्काई को देते हुए, जो भी है बरतानिया के अंदर या कहीं भी, तो वो ये कहेंगे कि वन वर्ड पाकिस्तान, हमारी डिफीट जो हुई है वो पाकिस्तान ने की है। तो उसकी वजह से वो हमसे नाराज़ हैं और वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का शाखसाना है और इसमें उनकी मदद शामिल हाल है। अब अगर जो वज़ीर आज़म साहब का बयान है वो इस ज़मन में है कि अमेरिका ने ये वादा कर लिया है कि वो इनकी सपोर्ट ख़त्म कर देगा, तो ये देखना पड़ेगा कि आया वो ख़त्म भी करेगा या धोखा दे रहा है। क्योंकि अमेरिका की ये बिल्कुल बहुत ख़ास आदत है कि वो इस किस्म की आपको तसल्ली दे देता है और आपसे उसके बदले में कोई बड़ी चीज़ ले लेता है। तो आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं देनी चाहिए, मिसाल के तौर पर जैसे अड्डे हैं या कोई और चीज़ है, वो बिल्कुल इनको नहीं देना चाहिए। बस एनफ इज़ एनफ, जो पहले भी हमने उनको दे के बार जो आप देख लें उसको, जो बड़ा और इसका खुमियाजा भी हमें काफ़ी भुगतना पड़ा है। नुसरत मिर्ज़ा साहब मज़ीद भी बात करेंगे इन इशूज़ पर और इनसे रिलेटेड इशूज़ पर, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सच बात यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और अब दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको शिकस्त दे चुके हैं, बस इसका ऐलान होना बाकी है। वो कैसे होगा और जिस तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं यानी अफ़गानिस्तान से, वहाँ के बारे में हमारी क्या प्लानिंग्स हैं। जान अचकज़ई साहब की एक ट्वीट थी, वो डिलीट भी हो गई एक्स पर, लेकिन उसमें कितनी हकीकत थी और क्या अफसाना था, इस पर भी बात करेंगे। वक्त थोड़ा सा कम है। असद करल साहब, 2 मिनट है हमारे पास टोटल आपके लिए। बताइएगा ज़रा, अफ़गानिस्तान में जो मौजूद सेफ़ हेवन्स हैं, जो दहशतगर्दी के सबूत हमें मिल रहे हैं, हम वो भी उनके हवाले कर रहे हैं, डिमार्च भी कर रहे हैं, उनको डिमांड भी कर रहे हैं हम वहाँ से दहशतगर्दों को, तो कितनी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है हमें इसमें? दहशतगर्दी की जंग में तो बात की बात है। देखिए, अगर उन्हें हवाले करने होते या इस तरह का कोई इन्वायरमेंट होता तो वो इतनी दिलेरी से आके हमारी चेक पोस्टों पे हमले ना करते, हमारी जो पाक अफगान बॉर्डर जो है उसकी पोस्टों के ऊपर हमले ना करते। तो उसके अंदर तो ये साबित है और ये बात तो तयशुदा है कि जो अबूरी अफगान हुकूमत है उनकी मुकम्मल उनको सरपरस्ती हासिल है हर हवाले से, और उसकी सरपरस्ती की ही वजह है कि जिस वजह से वो बॉर्डर पार करके आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाकयात कर रहे हैं। अभी तो 25 जवान जो शहीद हुए, इसके अलावा आप देख लें कि पीछे अगर 24 जो वाकयात उसमें निकाले तो 14 वाकयात के अंदर जो है अफगान जो है वो मुलव्वस है। तो उससे पहले भी पाकिस्तान जो है ये डोजियर उनको देता रहा है, हवालगी का मुतालबा करता रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से आज तक एक भी ऐसे जो है हमारा जो मुतालबा है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उसको अगर देखा जाए या उसको मद्देनजर रखता हुआ, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इतना ज्यादा कि मैं खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ कि ये जो हम उनको बंदे कह रहे हैं कि ये हमारे हवाले कर दिए जाए कि वो आपको कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो जो अबूरी हुकूमत है वो ये समझती है कि अमेरिका का जो इनकला हुआ है उसमें ये वो लोग भी वो शामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ये लोग जो है वो अपने उनको एसेट समझते हैं। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान तो जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जो सोवियत यूनियन की जंग हो उसमें पाकिस्तान के बगैर अफगान जंग नहीं जीत सकता था, और अमेरिका के खिलाफ भी अगर जंग थी तो उसमें भी जो है पाकिस्तान जो है उसका बड़ा अमल दखल है और जिसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है अमेरिका की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कभी भी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया। उनके 50 लाख लोगों को हमने 40 साल तक उनकी मेजबानी की, उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है कलाशनिकोव, हमें मिलती है हेरोइन, हमें दहशतगर्दी का जो तोहफा है वो दिया जाता है। तो हम तो एज ए ब्रदर इस्लामी मुल्क के हमेशा हमने अफगान जो भाई हैं उनकी या अफगानिस्तान हुकूमत की हमेशा हमने हर मुश्किल घड़ी में मदद की है, लेकिन उन्होंने हर दफा जो उल्टा हमें ही आके जो है ना
नुकसान पहुंचाए हैं। हर कर्म के कपड़े मैले हैं। असद खरल साहब, नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप? हमने वाकई हमेशा से उनके साथ बरादराना सलूक किया है, लेकिन वहाँ से जो कुछ हो रहा है इस पर अब हमें क्या करना होगा? ये जो डिमांड हम कर रहे हैं ये पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उन्होंने जंग जीती है इस्लाम के नाम पर। तो अगर इस्लाम के नाम पर टीटीपी ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो वो ठीक कह रही है, वो उनके लिहाज से, उनके ख्याल से। तो वो उसको, अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि एक तरीका तो ये है कि हम कोई माहदा इनसे कर लें और रास्ता दे दें इनको कहीं और जिहाद के जाने का, गज़वा चले वहाँ चले जाएँ, इसराइल चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ। तो अब एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई ये जिस तरह से कि ज़रब आज़म में हमने इनको दबाया था, इस तरह से इनको दबा दें। तो अब ये दो ही तरीके हमारे पास मुमकिन हैं। अदरवाइज़ जो सूरत हाल है वो, हम और भी बात हम कहते हैं, पहले ये कहा जाता था, ये जो अफ़गान जो तालिबान हैं, अफ़गानियों में अब जो दूसरे अफ़गानी थे, आम अफ़गानी थे, या दूसरे जो ताजिक थे, उज़्बेक थे, ये थे, इन लोगों को ये लोग ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के एजेंट है अफ़गान तालिबान। अब जब से ये पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप यहाँ से अफ़गानी को भेजा, तो ये लोग मिल गए हैं आपस में। और तो ये मुझे ये लगता ये है कि ये जो गड़बड़ है दहशतगर्दी की, ये घट नहीं रही है, बढ़ रही है। अगर ये मामला को मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ तो ये मज़ीद बढ़ेगी। और जिस तरह से कि ज़रब आज़म में हमें ज़रूरत पड़ी थी और APC हो गया था, तो APC होने से पहले हमें ये मामले को संभाल लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो कोई बड़ी गड़बड़ होने जा रही है जिसका बहुत बड़ा मोराल पाकिस्तानियों का डाउन होगा। उससे बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लें। और ये वज़ीर आज़म के बयान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक मेरे ख़्याल में हवा के अंदर वे बयान दे रहे हैं, जो ज़मीन में फैक्ट है वो दूसरे हैं। जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब। आखिरी कमेंट आ गया आपका। अतीक रसूल साहब, क्या कहेंगे आप? जो हमारी तरफ से मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या उनमें दम है और क्या माजी में ऐसा होता रहा है? और ये बताइएगा कि अगर ये नहीं तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो ये सरजमीन तो इस्तेमाल होती रही है। आप पाकिस्तान की सरजमीन को देखें, कभी दुनिया में कहीं से सुना कि पाकिस्तान की सरजमीन खुदा न खास्ता किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई? ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात आती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलदम जहादी तंजीमें हैं, कभी वो तरीके तालिबान पाकिस्तान, कभी जो है वो तरीके जहाद पाकिस्तान के नाम पर कोई कर रहा है। और इसके पीछे अगर आप इसकी कड़ियाँ मिलाएं तो आपको समझ आएगी कि इंडिया भी अपना भरपूर जो है वो रोल इसमें परफॉर्म करता रहा है, और वो थ्रू अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करता रहा है। इनडायरेक्टली अभी सूरत हाल इसी तरह से नज़र आ रही है। एक तरफ तालिबान का ये कहना है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है। ऐसा है नहीं, ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि उनके अंदर भी मामलात जो है वो इंटरनली ख़राब होते चले जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेहकाम नहीं चाहती, स्टेबिलिटी नहीं चाहती, और फिर उनके साथ जो दीगर हमारे दुश्मन हैं वो मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकत करते हैं। जहाँ तक बात है हमारे मुतालबे की, अगर देखें कोई स्ट्रेंथ हो उनकी गवर्नमेंट के अंदर, उनकी अपनी ग्रिप अगर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हो, जिस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है, तब तो शायद आप उससे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो खुद ही जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, उनके अपने मामलात ऐसे हैं कि वो खुद से जो है वो एक परेशानी की कैफियत में मुब्तला हैं, वो आपके मुतालबात को कैसे पूरा करेंगे? पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज जो है वो हर सतह का, हर लिहाज का जो है वो अब देना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम इस तरह के मामलात को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ये पाकिस्तान के लिए बियरेबल हैं। ठीक जनाब, बिल्कुल। असद खरल साहब, नुसरत मिर्ज़ा साहब, अतीक रसूल साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और अपनी राय से हमें आगाह किया। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। और जहाँ से आप पहले ही धोखा खाए हुए हों, जहाँ से आपको पहले ही मायूसी मिली हो, जहाँ आपने पहले ही लोगों को आजमाया हुआ हो, उनको बार बार आजमाना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। आज के प्रोग्राम सच बात से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।